हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सरोज सैनी और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, खुश होंगे और हमारी क्लासों को रेगुलर एंजॉय कर रहे होंगे। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की ओर। जैसा कि आपको याद है कि इसके पहले वाली जो क्लास थी इसमें हमने केमिकल और फिजिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस किया था। हमारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अलग अलग प्रकार के चेंजेस की वजह से बनती है। यानी कोई पदार्थ आपस में जुड़ रहा है, कोई टूट रहा है, किसी के टुकड़े कर रहे हैं, किसी को जला रहे हैं, दूध से दही को बना रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हमारे आसपास देखने को मिलते हैं जिनमें अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं। किसी में केमिकल चेंज हो रहा है, किसी में फिजिकल चेंज हो रहा है। तो हमने उन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया था। फिजिकल चेंज में हमने ये देखा था कि जब पदार्थ के केवल नॉर्मल यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे लकड़ी को काटना, कागज को फाड़ना, कपड़े को काटना, मोमबत्ती का पिघलना, पानी से वाष्प या वेपर बनना, पानी से बर्फ बनना। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं इसमें पदार्थ के कोई गुणों में, खास गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये तो हमने पढ़े थे फिजिकल चेंज के अंदर। लेकिन अगर अपन बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज वो होते हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण यानी इंटरनल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जैसे कि उनका गैसों का निष्कासन हो सकता है, यानी जो गैसें होती है वो प्रोड्यूस हो सकती है, एनर्जी निकल सकती है, उनके जो टेम्परेचर, प्रेशर, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो सकता है और एकदम नया पदार्थ बनेगा। नया पदार्थ बनने का मतलब जैसे दूध से दही का बनना है, वो एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि दूध से दही बनाने का जो काम है वो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही हम अगर कुछ और बात करें तो जैसे मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन करना, इन सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं एकदम नए सब्सटेंस बन रहे हैं। इसीलिए ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? केमिकल चेंजेस कहलाएंगे। अब क्योंकि केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका होता है, कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में उनको डिनोट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो देखो, ऐसी प्रक्रिया या ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया या प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके, या आप यहाँ पर केवल पदार्थ भी लिख सकते हैं क्योंकि कई बार अकेला पदार्थ भी रिएक्ट कर लेता है। दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके उत्पाद या यूं कह दो नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात मतलब रासायनिक परिवर्तन होना ही, रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी हम यहाँ बात करें कि जितने भी नए जो केमिकल चेंज हो रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जलती है तो धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, राख, ये सारे पदार्थ बनते हैं। और ये सारे के सारे पदार्थ क्योंकि एकदम नए पदार्थ हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो कोयले, लकड़ी जो भी जल रही है उससे एकदम अलग होती है, इसलिए ये एक केमिकल प्रोसेस होगा। साथ में अगर हम बात करें दूध से दही बना, तो देखो दूध से दही बनाने का जो प्रोसेस होता है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा होता है।
और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से या ऑर्गेनिज्म के द्वारा जितने भी प्रोसेस कंडक्ट किए जाते हैं वो सारे के सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं। साथ में हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो जो रेस्पिरेशन है वो भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन ही होती है। आपने सांस लिया, ऑक्सीजन गैस आपने ली, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज था वो उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा, यानी उसका डिकम्पोजिशन होगा। और डिकम्पोजिशन के बाद में एक तो एनर्जी बनेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, साथ में एनर्जी की फॉर्म में एटीपी अणु बनेंगे। तो वो एटीपी के अणु तो आपके जो जितना भी आप डेली में दिन भर में वर्क करते हो उसमें वो काम आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि आपके लिए पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस होती है, तो आप इसे बाहर छोड़ देते हो। और पानी आपकी जो सेल्स यानी कोशिकाएं होती है उनमें वापस काम आ जाता है। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनमें एकदम नए पदार्थ बनते हैं और नए पदार्थों के गुण पुराने पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। हम जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, हालांकि हमने इसके एग्जाम्पल केमिकल प्रोसेस में भी समझ लिए थे, सॉरी केमिकल चेंज में भी। हम एक बार यहाँ और देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 बात करें, दूध से दही का बनना। दूध से दही बनना यानी मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। इसके अलावा बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, तो कोयले का जलना। कोयले का जलना यानी बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल। इसके अलावा नेक्स्ट चले एग्जाम्पल नंबर 3, श्वसन यानी सांस लेना। श्वसन यानी आप इसे बोल सकते हो रेस्पिरेशन। यानी जितने भी एग्जाम्पल हमने केमिकल इक्वेशन के अंदर, केमिकल चेंजेस के अंदर पढ़े हैं वो आप दोनों में कॉमन याद रख सकते हो, क्योंकि जो केमिकल चेंज होते हैं वही केमिकल रिएक्शन होती है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन को ही बोलते हैं सिंपल, इसीलिए कॉमन एग्जाम्पल होंगे दोनों में। तो एक बार अपन और समझ लेते हैं। ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और सिंगल न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल हो गए, जैसे दूध से दही का बनना है, कोयले का जलना है, श्वसन अभिक्रिया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जितने भी जलने के या कंबशन वाले जो प्रोसेस होते हैं, बर्निंग वाले, कंबशन वाले जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के अंदर ही आते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में ये तो एक नॉर्मल तरीका आपने पढ़ लिया कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब अपन केमिकल रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, यानी सूत्र या सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। तो केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है केमिकल इक्वेशन। इसलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, केमिकल इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण कुछ अदर प्रोसेस नहीं है। जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े हैं केमिकल प्रोसेस के अंदर, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको या तो सिंबल की फॉर्म में लिख दो या फिर उनके फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दो। उसी को हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे मान लो हमने बात करी लकड़ी का जलना, तो C+O2 बराबर CO2, इस तरह से अपन उनको फॉर्मूला बेस्ड लिख देते हैं। तो बात अगर डेफिनेशन की करें तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी? वो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को सिंबल और फॉर्मूला के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को
यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, यौगिकों को प्रतीक या सूत्रों के रूप में लिखना, सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी आगे चले, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को प्रतीक और सूत्र के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे आपने यूं कहा सिंपली कोयले का जलना, जैसे एग्जाम्पल बात करें, कोयले का जलना या कार्बन का जलना, कोयला कार्बन से मिलकर बना होता है। कोयले का दहन के दो या जलना के दो एक ही बात होती है, दहन भी बोल सकते हैं, जलना भी बोल सकते हैं। अब कोयले का दहन, तो कोयले का दहन यानी कोयले का जो जलना है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे? सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में। तो देखो, कार्बन, कोयला कार्बन से बना होता है, सिंपल सी बात है, और ये किसकी प्रेजेंस में जलता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। तो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो यही हो जाएगी आपकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों और यौगिकों को सूत्र के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। आया आपको बात समझ में? यानी कोई भी प्रोसेस जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो तो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। और उस रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ मिल रहे हैं, एलिमेंट हो, यौगिक हो, कंपाउंड्स हो, और वो आपस में मिलकर जो भी एलिमेंट या कंपाउंड बना रहे हैं, उनको हम उनके सिंबल या उनके फॉर्मूले के फॉर्म में लिखकर इस तरह से डिनोट कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन होती है। जैसे आपने पानी को गर्म करा, तो जब आप पानी को गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगी, सिंपल सी बात है। पानी को गर्म करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, तो ये भी क्या हो जाएगी? एक केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। यानी जितने भी प्रोसेस केमिकल रिएक्शन में होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन प्रोसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड उस प्रोसेस में भाग ले रहे हैं, उनको इस तरह से एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया जाता है। भाई जैसे पानी H2 होता है, हाइड्रोजन गैस H2 होती है, ऑक्सीजन गैस O2 होती है, तो इस रूप में इनको लिख दिया जाता है। और ये जो लिखने के बाद में जो फॉर्म आपको मिलती है पूरी कंप्लीट, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। नोट करें इसे, फिर हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, रासायनिक अभिक्रिया के भाग। रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से भाग होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण के भाग टॉपिक डाल लेते हैं। रासायनिक समीकरण के भाग, रासायनिक समीकरण के भाग। देखो, हम एक बार एक इक्वेशन और लिखते हैं, शायद उससे अपन को बेटर समझ में आएगा। ये जैसे मान लो, ये कोई भी समीकरण लिखा आपने, C+O2 = CO2। इसी तरह अपन ने अभी लिखा कि जो पानी है H2O, इसको गर्म करते हैं तो H2 और O2 मिलता है। इसी तरह आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का जलना Mg+O2 = MgO। ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शन है। अब इन सारी केमिकल रिएक्शन में हमें कुछ चीज़ें जो कॉमन दिखाई दे रही है, जैसे कि इन सब में बीच में एरो लग रहा है। देखो, ये तीर का निशान लगा हुआ है सब में, तो सब में इनमें एरो का चिन्ह लग रहा है। ये चीज़ आपको कॉमन दिख रही है। अब अपन को यहाँ ये समझना है कि इस समीकरण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखो, हर समीकरण को देखो आप ध्यान से, इसमें आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। एक तो इस एरो के इधर यानी लेफ्ट वाला भाग LHS, और इस एरो के इधर वाला यानी RHS भाग। यानी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण का एक तो लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये लेफ्ट और राइट साइड क्या होते हैं। तो देखो, इन अभिक्रियाओं में आप ध्यान से देखें तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है
और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये तो वो भाग है जो रिएक्ट कर रहा है, मतलब आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, यानी क्रियाकारक, क्रिया करने वाले पदार्थ। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, अब देखो वो जुड़ने का काम करे चाहे वो टूटने का। यहाँ पर देखो पानी ने टूटने का काम किया और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिली, तो यहाँ पर यही रिएक्ट कर रहा है, तो यही क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। ऐसे यहाँ पर देखो Mg और O2 ये दोनों रिएक्ट करके ये बना रहे हैं, यानी ये जुड़ने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा? रिएक्टेंट। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो जुड़कर टूटकर नए पदार्थ बनाते हैं, वही हमेशा क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं, क्रियाकारक कहलाते हैं, और इन्हें हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है, एरो के लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है। अब बात करें, इन दोनों ने क्रिया करा, ये बना, तो ये बना, ये नया बना, तो क्रिया के बाद में बनने वाला पदार्थ कहलाता है क्रियाफल या प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्शन हुआ है इसीलिए ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर दोनों ने मिलकर इसका प्रोडक्शन किया तो CO2 प्रोडक्ट हो गया। इस अभिक्रिया में देखो H2 और O2 दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये दो प्रोडक्ट होंगे, और इसमें केवल एक बन रहा है तो ये एक प्रोडक्ट होगा। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो आपस में जुड़कर टूटकर नया पदार्थ बनाते हैं, तो जो भाग लेते हैं वो तो रिएक्टेंट होते हैं, और जो भाग लेने के बाद में नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हम चलते हैं आगे इसकी तरफ, इसके बारे में लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के या समीकरण के लिख लो, रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है क्रियाकारक, इस क्रियाकारक के बहुत सारे नाम होते हैं। क्रियाकारक के दो, अभिकारक भी कह सकते हैं इसको, अभिक्रिया करने वाला, और अभिकर्मक भी कह सकते हैं। तीनों ही रिएक्टेंट के नाम होते हैं, अभिकर्मक, और इंग्लिश में बोल देंगे हम रिएक्टेंट। और सेकंड पार्ट कौन सा हो जाएगा? क्रियाफल। आप इसको क्रियाफल भी कह सकते हैं, और प्रोडक्ट यानी हिंदी में इसको उत्पाद भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट। चलिए अब हम इसमें पहला समझते हैं, रिएक्टेंट या क्रियाकारक। क्रियाकारक, रिएक्टेंट। देखो हमने ये डिस्कस किया कि रासायनिक अभिक्रिया में, एक सेकेंड, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्रियाकारक कहते हैं। तो हम समझे यहाँ पर कि क्रियाकारक क्या है। डेफिनेशन की बात करें तो अभी हमने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्रियाकारक कहते हैं, और क्रियाकारकों को रासायनिक अभिक्रिया में एरो यानी तीर के हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। तो यानी आप इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख लोगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्रियाकारक कहते हैं, क्रियाकारक कहते हैं। इन्हें रासायनिक समीकरण में तीर यानी एरो के बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ्ट साइड पर, बाईं ओर लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्रियाकारक कहते हैं। यानी वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं, जुड़ना हो टूटना हो, बट कोई भी रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रियाकारक कहते हैं। और रासायनिक समीकरण में इन्हें जो एरो होता है इसके हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, जो एग्जाम्पल देखते हैं,
जैसे एग्जाम्पल है ये C+O2, C+O2 CO2, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे। यहाँ लिख लेंगे रिएक्टेंट या क्रियाकारक रिएक्टेंट हो जाएंगे। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि मान लो पानी वाला ले लो H2O, H2O जब गर्म करेंगे तो H2+O2 में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो H2O है ये भी क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, रिएक्टेंट। आया आपको बात समझ में? यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्रियाकारक या रिएक्टेंट कहते हैं और इन्हें तीर के निशान यानी एरो के हमेशा लेफ्ट साइड पर ही लिखा जाता है। तो आप इसे नोट करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम, उत्पाद। उत्पाद यानी प्रोडक्ट। सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आप क्रियाफल भी कह सकते हैं और उत्पाद भी कह सकते हैं। उत्पाद, तो उत्पाद क्या होंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के बाद में जो पदार्थ बनते हैं उन्हें ही हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को, यानी जो सब्सटेंस रिएक्शन के बाद में बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। इन्हें रासायनिक समीकरण में तीर यानी एरो के दाईं ओर यानी लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, हम क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो आयरन सल्फेट है, इसको गर्म करेंगे तो ये आयरन ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 में डिवाइड होता है। कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, जैसे आप अभी वो जो लिया था C+O2 बराबर CO2, तो यहाँ पर देखो इन दोनों ही अभिक्रियाओं में ये जो पीछे वाला पार्ट है वो इनसे बना है। यानी जब आपने FeSO4 को गर्म किया होगा तो ये टूटकर 3 भागों में बट गया। इसी तरह जब आपने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया के बाद में बन रहे तीनों ही, और यहाँ पर ये अकेला बन रहा है, तो यहाँ पर ये तीनों अभिक्रिया के बाद में बन रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहेंगे। और अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद में बन रही है, इसीलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तो क्रियाकारक कहते हैं यानी रिएक्टेंट कहते हैं, वो रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्ट होने के बाद में, रिएक्शन करने के बाद में जो नए पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस इक्वेशन में जो पीछे वाले हैं राइट साइड वाले, ये तो उत्पाद यानी प्रोडक्ट है, और अगर आप इनकी बात करें तो ये क्या होंगे, ये होंगे यहाँ पर रिएक्टेंट। क्या होंगे यहाँ पर, रिएक्टेंट। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों रिएक्टेंट कहलाते हैं और इन्हें केमिकल इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद में बनते हैं, जिनका प्रोडक्शन बाद में होता है, उन्हें हम प्रोडक्ट या क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं और केमिकल इक्वेशन में इन्हें हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है। आप इसे नोट करें, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए अब अपन चलते हैं
रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि, यानी रासायनिक समीकरण को किस किस तरह से लिखा जाता है या उसको लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कॉमनली हम लोग नॉर्मली C+O2 इस तरह लिख देते हैं, पर हालांकि एक समीकरण को लिखने की अगर मेन रूल्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। चलिए रूल नंबर 1 की चलते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने अभी 1-2 पॉइंट्स तो अपन ने अभी सीख ही लिए थे। पहली बात तो ये कि रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट होते हैं यानी क्रियाकारक होते हैं उन्हें हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, और अगर वो एक से ज़्यादा हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह राइट साइड पर हमेशा प्रोडक्ट यानी उत्पादों को लिखते हैं, और अगर वो एक से ज़्यादा हो तो उनके बीच हमेशा प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। साथ में हमने ये भी देख लिया था कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके बीच में हमेशा एक ये एरो का चिन्ह लगता है, और वो एरो का जो चिन्ह होता है वो डायरेक्शन के लिए होता है कि इनसे ये बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो वो जो एरो बनता है वो हमें इक्वेशन की डायरेक्शन भी बताता है, रिएक्शन की डायरेक्शन भी बताता है कि जो इक्वेशन है किधर से किधर की तरफ हो रही है। जिस C+O2 CO2 पे आपने एरो का चिन्ह CO2 की तरफ मुंह करके लगाया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर, यानी जब कोयला जल रहा है या लकड़ी जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी तरफ हमेशा एरो का चिन्ह लगाया जाता है। तो इसमें ये कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने हैं। तो बात करें नंबर 1, तो देखो पहला नियम क्या होता है, क्रियाकारकों को, यानी जो रिएक्टेंट होते हैं क्रियाकारकों, क्रियाकारकों को लेफ्ट साइड, लेफ्ट लिख देते हैं, आप समझ ना, लेफ्ट बाई तरफ लिखकर उनके बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। वह प्लस का चिन्ह अगर एक से ज़्यादा होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज तो सिंगल में तो प्लस या माइनस कुछ लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, यानी लगाते हैं, लिख लो या लगा देते हैं। यानी जो क्रियाकारक होते हैं रिएक्टेंट, उन्हें लेफ्ट साइड पर लिखेंगे और वो अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगा देंगे। सेकेंड हम बात करें उत्पादों यानी जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट को राइट साइड पर किधर लिखेंगे, राइट यानी दाईं ओर, राइट साइड पर लिखकर उनके बीच माइनस का साइन यूज करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, सॉरी प्लस का चिन्ह लगाते, सॉरी इक्वेशन में माइनस का चिन्ह लगता, सॉरी सही कर लें आप इसे। क्रियाकारकों को लेफ्ट तरफ लिखेंगे और ज़्यादा होंगे तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगा देंगे। जो प्रोडक्ट है उनको राइट साइड पर लिखेंगे और उनके बीच भी अगर ज़्यादा होंगे तो किसका चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो क्रियाकारक और उत्पाद है के बीच, इनके बीच तीर यानी एरो का चिन्ह लगा देंगे, एरो का चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह लगाते, एक सेकेंड, एरो का चिन्ह लगाते हैं। अब बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट से कंपाउंड भाग लेते हैं, या तो वो लिक्विड होते हैं या वो सॉलिड होते हैं या वो गैस होते हैं, तो उनमें लिक्विड के लिए लिक्विड लिखना पड़ता है, गैस के लिए गैस, सॉलिड के लिए सॉलिड, तो वो सब लिखा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों की अवस्था मतलब स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, स्टेट को लिखा जाता है।
सॉलिड के लिए लिख देंगे एस, यानी सॉलिड जो ठोस होंगे, ऐसे लिख लो। सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, एरो लगा लो एल, और गैस के लिए जी। और एक और चीज होती है वो जलीय विलयन, एक्वस, AQUS, एक्वस। एक्वस के लिए लिखते हैं AQ। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल्स किसे समझते हैं इस चीज को, एग्जाम्पल अपन कोई सा भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे C+O2 इक्वल टू CO2। अब देखो इसमें अपन ने सब सारी चीजें यूज कर ली। रिएक्टेंट के लेफ्ट तरफ लिखकर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, तो देखो ये अपने लेफ्ट साइड लिख दिया और इनमें किसका चिन्ह लगा दिया आपने, प्लस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद हमने देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, उत्पादन प्रोडक्ट को राइट साइड पर लिखते हैं और उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो ये आपने प्रोडक्ट को राइट साइड पे लिख दिया और उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक ही है तो इसके बीच हम प्लस का चिन्ह नहीं लगा सकते। अगर ये एक से ज़्यादा होते तो हम इसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा सकते थे। नेक्स्ट हम चले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एरो का चिन्ह लगाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर यूज हो गया एरो का चिन्ह। उसके बाद हम नेक्स्ट चले रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों की अवस्था को लिखा जाता है। अवस्था मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। तो देखो कार्बन सॉलिड होता है तो यहाँ लिख देंगे सॉलिड के लिए एस, देखो पहले लिखा सॉलिड के लिए एस लिख देंगे, लिक्विड के लिए एल और गैस के लिए जी। ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन के लिए जी लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है तो इसके लिए लिख देंगे जी। यानी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन में, इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं उनकी जो स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। जो एक्वस एक्यू क्या होता है, जब पदार्थ को पानी में डाल देते हैं तो वो एक्वस यानी जलीय विलयन बन जाता है। जैसे नमक को पानी में डाल दिया, किसी भी एसिड को पानी में डाल दिया, तो जब वो पानी में घुल जाता है तो उनका जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बोलते हैं जलीय विलयन यानी एक्वस। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। गैस के लिए, गैसों के लिए देखो गैसों के लिए लगता है ये वाला एरो तथा अवक्षेप, अवक्षेप होते हैं प्रेसिपिटेट, अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट के लिए ऐसे उल्टे एरो का चिन्ह लगाते हैं, का चिन्ह लगाते हैं। यानी अगर कोई इक्वेशन में कोई गैस निकल रही है तो गैस के लिए तो लगाएंगे हम इस तरह का खड़ा है, जी तो लिखते ही हैं, पर ये एक और रूल है। देखो अपन हर रिएक्शन में इन चीज़ों को यूज़ करते नहीं है, बट ये रूल है कि ये लगाने चाहिए, ये होते हैं उसमें। तो गैसों के लिए तो खड़ा वाला एरो लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो देखो आप इसको समझो, आप ये जो ये वाली जो रिएक्शन है इसको देखो आप, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, पर ये गैस नहीं है। तो ये गैस नहीं है तो इसके लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गैस है तो गैस के लिए लग जाएगा एरो ऊपर की तरफ। ऐसे इसमें ये गैस है तो इसके लग जाएगा ये ऊपर की तरफ। यानी जो गैस होती है उसके लिए खड़ा एरो, और जो प्रेसिपिटेट होते हैं, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं देखो वो समझते हैं। कई सारी बार कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो उस मटेरियल में, उस विलयन में घुलते नहीं हैं, बल्कि भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं। उन्हें हम प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। अगर आपको याद हो कि अपन जो चाय बनाते हैं, चाय बनने के बाद में क्या रिएक्शन होता है, चाय बनने के बाद जो पत्ती होती है वो उस सॉल्यूशन में घुलती नहीं है, मतलब वो चाय में घुलती नहीं है बल्कि भारी होती है। तो भारी होने की वजह से जब आप थोड़ी देर आपके बर्तन को फ्री छोड़ दोगे तो वो चाय पत्ती यानी जो पत्ती है उसके पैंदे में नीचे बैठ जाती है। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें इस तरह के मटेरियल बनते हैं, इस तरह के सब्सटेंस बनते हैं, उन्हीं को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो उसके लिए हमेशा नीचे की तरफ का एरो लगाते हैं क्योंकि ये नीचे बैठ जाते हैं, और गैसों के लिए ऊपर वाला चिन्ह लगाते हैं इस तरह से क्योंकि गैसें ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं। तो ये रूल होते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के। एक तो रासायनिक समीकरण में रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, एक से ज़्यादा हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगा देते हैं।
सेकंड, उत्पादों को यानी प्रोडक्ट को राइट साइड पे लिखते हैं, अगर वो भी एक से ज़्यादा हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच एरो का चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टेट्स को लिखते हैं। स्टेट को लिखने का मतलब सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G एंड एक्वस के लिए AQ यूज करते हैं। लाइक कार्बन यहाँ पे सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, तो ऐसे यूज करेंगे। लास्ट में बात करें गैसों के लिए असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ एरो लगता है, खड़ा एरो, और आवक्षेप के लिए उल्टा एरो लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ये गैस थी तो लगा दिया, ये गैस थी तो लगा दिया। इसमें कोई सा भी प्रेसिपिटेट नहीं है तो उल्टा एरो लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसे नोट करें। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण की कमी। यानी एक जो रासायनिक समीकरण लिखी जाती है उसके अंदर कौन कौन सी कमियां रहती है, ये इनडायरेक्टली आप यूँ भी कह सकते हो कि एक रासायनिक समीकरण से अपन को बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी और भी हो सकती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता। एक समीकरण जब लिखी हुई मिलती है लाइक C+O2 = CO2, अब ये एक समीकरण लिखी हुई है। अब इस समीकरण को देखकर आपको ये तो पता चल गया कि ये दोनों रिएक्ट करें, यानी रिएक्टेंट का पता चल गया। एरो के जिनसे ये भी पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अगर आपने गैस यानी G लिख दिया, सॉलिड के लिए S लिख दिया, तो जैसे यहाँ S लिख दिया, यहाँ आपने G लिख दिया, यहाँ आपने G लिख दिया, यहाँ पर एरो लगा दिया, यहाँ एरो लगा दिया, तो ये तो इसकी अपन ने वो पढ़ी थी, विशेषताएं या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो इनका तो इससे पता चलता है। लेकिन बात हम करें कि इसमें कमियां क्या रहती है, किन किन चीज़ों के बारे में केमिकल रिएक्शन से पता नहीं चलता, तो देखो आप ये बताओ, ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, क्या इस इक्वेशन को देखकर आपको ये पता चल रहा है क्या कि कार्बन कितनी क्वांटिटी में ले रखा है, ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में ले रखा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो कितनी क्वांटिटी में बनेगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं कितने ग्राम है, कितना मिलीग्राम है, क्या है, जो भी है नहीं लिखा। तो पहले जो डिमेरिट्स यानी पहला जो डिसएडवांटेज होता है केमिकल रिएक्शन का, सॉरी इक्वेशन का, वो यही होता है कि इससे हमें पदार्थों की मात्रा का पता नहीं चलता। देखिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की क्वांटिटी यानी मात्रा का पता नहीं चलता, यानी वो कितनी मात्रा में मिलाया गया है, कितने ग्राम्स में मिलाया गया है, अगर लिक्विड है तो कितना लीटर मिलाया गया है, कितना ml मिलाया गया है, ये हमें रिएक्शन से पता नहीं चलता, इक्वेशन से पता नहीं चलता। दूसरी बात देखो, कार्बन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, लेकिन क्या आपको पता चल रहा है कि इसको देख के कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है ये कितनी देर में कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी देर में बनेगी? नहीं चल रहा। तो ये जो समीकरणें होती हैं, इक्वेशन होती है, इनको देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम ऑफ रिएक्शन आपको पता नहीं चलता। इनफैक्ट रिएक्शन जो होती है वो स्लो और फास्ट भी होती है, कुछ बहुत स्लो होती हैं, कुछ बहुत फास्ट होती हैं, तो उनके बारे में भी पता नहीं चलता, क्योंकि आपको ये टाइम ही नहीं पता चल रहा कि ये रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है। तो आप ये कैसे बताओगे कि ये स्लो हो रही है कि फास्ट हो रही है? कुछ रिएक्शन बहुत ही मिनट्स में हो जाती है, बहुत ही सेकंड्स में हो जाती है, कुछ को होने में सालों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। जैसे कि आपको अगर याद हो तो लोहे पर जंग लगने का जो प्रोसेस होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें काफ़ी साल लग जाते हैं, काफ़ी महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो आपको याद है आप ऑक्सीजन लेके तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हो। तो बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत फास्ट होती हैं और बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत ही स्लो होती हैं। तो आपको केमिकल रिएक्शन जब देखी हुई मिलती है समीकरण की फॉर्म में, तो उसमें आपको देखकर कभी भी पता नहीं चलता कि वो कितना टाइम ले रही है। इसीलिए सेकंड डिमेरिट यानी सेकंड जो डिसएडवांटेज है, कमी है, वो केमिकल रिएक्शन की ये हो जाएगी कि रिएक्शन के टाइम का, यानी ये स्लो है या फास्ट है, इसका पता नहीं चलता। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्शन में उपयोग में आने वाले उत्प्रेरकों यानी कैटलिस्ट का पता नहीं चलता। देखो क्या होता है कि कई बार कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो आसानी से हो नहीं पाती, तो वो रिएक्शन को करवाने के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल यानी सब्सटेंस डाले जाते हैं, और वो सब्सटेंस उस अभिक्रिया की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कई बार रिएक्शन आसानी से नहीं हो रही हो तो उसको जल्दी करवाने के लिए, या कई बार
रिएक्शन बहुत जल्दी हो रही हो तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल दिए जाते हैं जो उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देते हैं या कभी कभी बढ़ा देते हैं। यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को, वेग को परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, रिएक्शन की स्पीड कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, उन्हें कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों को कभी भी शो नहीं किया जाता, यानी लिखा नहीं जाता, इसलिए हमें कभी पता नहीं चलता कि रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, और हो रहा है तो कौन सा हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, तो हमें इसके बारे में पता नहीं चलता। तो यानी जो एक रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन होती है, उसकी जो कमियां रहती है उनमें सबसे बड़ी बात तो हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मात्रा का पता नहीं चलता, कितनी क्वांटिटी में लिया गया। दूसरा, उसकी टाइमिंग का पता नहीं चलता कि वो स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, इसका पता नहीं चलता। नेक्स्ट हम बात करें, रिएक्शन में उपयोग आने वाले कैटलिस्ट के बारे में कोई पता नहीं चलता। तो ये रासायनिक समीकरण की कमियां होती है कि जब एक रासायनिक समीकरण आपको लिखी लिखाई मिलती है तो उसको देखकर आप कभी भी ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा सब्सटेंस कितनी क्वांटिटी में लिया गया है, रिएक्शन का टाइमिंग क्या होगा, और रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो कौन से हो रहे हैं। तो ये सारी इसकी कमियां रह गई। तो आई थिंक आपको यहाँ तक का जितना सेशन आज का था वो आपको समझ आ गया होगा। आप इसकी घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे और उसके लिए एक वीडियो क्रिएट करके आपको बता देंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, जिसको अपन किस तरह से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल में रेगुलर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जितनी भी आने वाली क्लासेज है उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हेल्दी रहें, हमेशा खुश रहें और आने वाले टाइम में बेटर से बेटर करें। इसके लिए आप हमारी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें, ताकि साइंस के जो छोटे मोटे कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए। बिकॉज आपको पता ही होगा कि हम जो क्लास ले रहे हैं साइंस की, वो बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने बहुत सारे सालों से साइंस को पढ़ा ही नहीं था या शुरुआत से वो साइंस में कमज़ोर भी रहे हैं, तो उनके भी बेसिक आराम से क्लियर हो जाएंगे। बस आपको रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है। तब तक के लिए चलती हूँ मैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय।